कि दूध के दांत हैं टूट जाएंगे, लेकिन उनको निकालना क्यों जरूरी है? हम सबसे पहले पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनको गाइड करते हैं, काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। डेंटल केयर बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है या बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है? कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, नेगलेक्ट एक्सपेंसिव है। बॉटल फीडिंग से बच्चों को काफी नुकसान होता है। दूध अगर बिना शुगर के भी मिलाएं तो भी वो एक ग्लूकोज है। बॉटल फीडिंग आइडली नहीं होनी चाहिए। हैप्पी गैस लाफिंग गैस एक टेक्निक होती है जिससे बच्चा नोज से ब्रीथ करता है मास्क में, और उससे बच्चे को काफ़ी रिलैक्सेशन काम हो जाता है। रिंस की आपने बात की, जो कुछ मेडिसिन के थ्रू बच्चे जो रिंस कराए जाते हैं, ये कितना सेफ है? कई सारे माउथ रिंसेस जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें कुछ अल्कोहल होता है जो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है सॉलो करना। बच्चा जनरली स्पिटिंग 3 साढ़े 3 के बाद ही कर सकता है। अगेन बहुत जल्दी ना करें, फोकस होना चाहिए कि कुछ खाना फंसे नहीं। कई केसेस में हम माउथ रिंसेस एडवाइस करते हैं जिसमें कुछ या तो फ्लोराइड होता है या वो एंटीबैक्टीरियल होता है। अगेन आपके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि हमें कब स्टार्ट करना चाहिए कब नहीं। बहुत सारे टूल्स है प्रिवेंशन के लिए। हमें लगता है जब कैविटी दिखती है, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं अपनी काउंसलिंग में कि मुझे कैविटी दिखी और मैंने ब्रश करना स्टार्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ प्रोसेस को रोकेगा नहीं, थोड़ा बेटर कर देगा, लेकिन वो प्रोसेस चलता रहता है। अगर आपको कैविटी दिखे, जैसे हमें अगर कोई बुखार दिखता है या हमारे बच्चे में कोई परेशानी होती है, हम भागे भागे जाते हैं। कैविटी दिखने का मतलब है अब ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करना है, अब हमें उससे डॉक्टर पहले हम के मिल पास लें। जाना है। हाँ। इंडिया में हम हंसी मजाक में बोलते हैं डॉक्टर के अलावा सब डॉक्टर हैं, तो वो ना बने, क्योंकि उसके बाद जो डिले होता है वो बच्चे के लिए बहुत परेशानी करता है। आपने बॉटल फीडिंग की भी बात की। कई बार ये चीज़ देखने को मिलती है या डॉक्टर्स के ज़रिए भी ये बात की जाती है कि बॉटल फीडिंग से बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है। उनके दांतों को कैसे नुकसान पहुंचता है बॉटल फीडिंग से? क्या उनकी शेप या कुछ अलाइनमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है? बिल्कुल। 2 तरीके से नुकसान करता है। एक तो जब दांत में दूध चिपका रहेगा रात भर, ध्यान रखिएगा दूध अगर बिना शुगर के भी मिलाएं तो भी वो एक ग्लूकोज है या लैक्टोज है, और वो लैक्टोज अल्टीमेटली एसिड में बनेगा और वो दांतों को खोलेगा। एज पर साइंस लिटरेचर एविडेंस, बॉटल फीडिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज जिसकी वजह से दांत टिके होते हैं। बट कई केसेस में मेडिकली या एज अ मदर नहीं करा पा रहे, आपको ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बॉटल फीडिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, कई केसेस में वो ज़रूरी है या पॉसिबल नहीं हो पाता उसके बिना। बट आप उसके बाद वाइप करें, वाइप मतलब सफाई करें, क्लीन करें। दूसरा बड़ा कारण जो कई लोगों को नहीं पता है वो ये है कि जब आप बॉटल का निप्पल रात भर बच्चा लगा के रखता है, और स्पेशली आफ्टर 2.5, क्योंकि मेरे पास कई केसेस आते हैं जिसमें बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल तक बॉटल फीडिंग कर रहा है, उस निप्पल की वजह से जो आगे के दांत हैं, जो जॉ है, वो टेढ़ा हो जाता है, हमारे दांत बाहर की तरफ आने लगते हैं, हड्डी की शेप चेंज हो जाती है। तो ये वाला पार्ट अगेन पेरेंट्स को लॉन्ग टर्म में पता चलता है। तो बहुत सिंपल शब्दों में बॉटल फीडिंग आइडली नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी रही है तो बहुत वॉचफुली और डिलीजेंटली करें, कोशिश करें सफाई हो, और बहुत टाइम आने पे उसको टेपर आउट या बंद कर दें। 2 साल के ऊपर अगर बॉटल फीडिंग है, 2.5 साल के ऊपर बॉटल फीडिंग है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। बॉटल फीडिंग समटाइम्स नेसेसिटी लगती है पेरेंट्स को, या ये लगता है बच्चे ने अगर कुछ और फीड नहीं किया तो एटलीस्ट हम बॉटल फीड दे दें उसको। समटाइम्स हम कुछ केसेस में देखते हैं पेरेंट्स पैसिफायर उसको हर समय बच्चे के मुंह में दिए रखते हैं, बच्चा रोए ना, डिस्टर्ब ना करे। वो पैसिफायर देना कितना सेफ है? अगेन ये वेस्टर्न थॉट है कि क्योंकि वेस्ट में बहुत चलता है कि हम पैसिफाई यूज़ करें बच्चे को शांत करने के लिए। एक लेवल तक वो साइंटिफिकली ओके है कि वो बेसिकली आप मदर्स का निप्पल या बॉटल का निप्पल को मिमिक करता है। तो सर्टेन केसेस में हम सूदिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत जल्दी बच्चा इसके लिए हैबिचुअल हो जाता है। और एक बार बच्चा हैबिचुअल हो गया तो वो फिर अल्टीमेटली पहन के रखता है। बहुत सारे केसेस वेस्ट में देखे गए हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम करी है, जिसकी वजह से बच्चों के दांत और जॉ और ओवल स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है। इंडिया में एक थैंकफुली कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है, अच्छी बात है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप पैसिफायर बिल्कुल मत यूज़ करिए। अगर कर रहे हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में यूज़ करिए, बच्चे को आदत मत डालिए, और जैसे ही आपको लगे कि अब आपको ज़रूरत नहीं है उसको हटा दीजिए। दैट्स द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं जो प्रॉब्लमेटिक ही रहती हैं। बेहतर है ना यूज़ करें तो बहुत सोच समझ के करें और लिमिटेड टाइम के लिए करें। कई केसेस में मैं देखती हूँ छोटे बच्चे जिन्होंने जस्ट स्कूल स्टार्ट ही किया है पेंसिल को च्यू करते हैं। ये कितना नुकसान है? अगेन ये सब ऐसी हैबिट्स हैं जो एक्चुअली होती तो एम्प्टी हैं, इसमें कुछ उनको फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे आदत में मजबूर आ जाते हैं और वो करते हैं, वो उसके लिए फिर हैबिचुअल हो जाते हैं। इवेंचुअली कोई भी फोर्सेस
खाने के अलावा अगर दांतों पे जाती हैं वो दांतों को कमज़ोर करती हैं, हल्के से दांतों पे इफेक्ट आते ही आते हैं और कई बार वो चीज़ें अंदर भी जा सकती हैं, तो सेफ़ नहीं है। तो अगेन एज वी से फॉर्मेटिव ईयर्स इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा गलती से कर भी रहा है उसको थोड़ा डिस्करेज करें ताकि ये आदत ना बने। कुछ बच्चों को हर समय कुछ ना कुछ च्यू करने की आदत होती है, या ये कहें कि कॉन्टिन्यूअस उन्हें कुछ स्नैकिंग के लिए चाहिए होता है। क्या ये चीज़ भी बच्चों को नुकसान पहुंचाती है? अगेन आपने थोड़ा पंडोरा बॉक्स वाला क्वेश्चन पूछा है। उस जनरली उन घरों में माँ बाप भी स्नैकिंग कर रहे होते हैं। देखिए बच्चा आपको ही मिमिक करेगा। अगर आप कर रहे हैं तो बच्चे को मना नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं बच्चा डिसिप्लिन रहे, आपको खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। स्नैकिंग की कल्चर एक्चुअली हमारे में ज़्यादा हो गई है, बच्चों में तो हमारे को कॉपी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मील्स के बीच में गैप हो। हमारे बच्चे हमारे कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा डिनर नहीं या लंच नहीं खाता है या फसी ईटर है। वो फसी ईटर इसलिए क्योंकि कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ खा रहा है, तो उसको वो फिजियोलॉजिकली हमारे ब्लड में जब तक शुगर लो नहीं होगा तब तक हमें भूख नहीं लगेगी। हम ये कंसेप्ट समझते नहीं है। हमें लगता है कि बच्चे के मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए। इसी से बच्चे को मंचिंग और स्नैकिंग की आदत भी हो जाती है और ये ही बच्चे को फिर हेल्दी खाने पे वो नहीं प्रमोट नहीं करता है। डाइट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इस पर घंटों बात कर सकते हैं, बट बहुत सिंपल वर्ड्स में डिसिप्लिन रखें, टाइमली खाना खिलाएं। अगर ब्रेकफास्ट हुआ है उसके 2-3 घंटे कुछ ना दें, या अगेन एज टू एज डिपेंड करता है कि बच्चा कितना खा रहा है, बट एम्प्टी स्नैकिंग ना करें, स्पेशली प्रोसेस फूड ना दें। अगर दे भी रहे हैं तो बीच में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दें और मील को टाइम करें ताकि आखिरी मील टाइमली ख़त्म हो, ताकि आप ढंग से ब्रश करा सकें और फिर बच्चा सो सके। तो एक अच्छा डिसिप्लिन एक अच्छे डेवलपमेंट पे फोकस ये करता तो है। हमने प्रिकॉशंस एंड केयर की यहाँ बात की, अब हम थोड़ी सी ट्रीटमेंट पर भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से बच्चे को पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है उस पर मैं बात करूंगी, जिसमें आपकी वो हैप्पी एंड लाफिंग गैस काम इन्वॉल्व आती होती है। देखिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में जब बच्चा हमारे पास पेन में आता है, ये सिचुएशन आता है, तब हमारे को ज़रूरी है कि हम बच्चे को ढंग से अप्रोच करें। हम सबसे पहले पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनको गाइड करते हैं, काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं कि अब जो हो गया, लेट्स फोकस टू मेक योर चाइल्ड कंफर्टेबल। हम बहुत ज़रूरी इस पर फोकस करते हैं कि एकदम से इन्वेजिव ट्रीटमेंट, जैसे आपने बोला रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्राउन, एकदम से ना करें, बच्चे की साइकोलॉजी समझें। हम सिंपल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं, समथिंग प्रिवेंटिव या कुछ फिलिंग वगैरह, ताकि बच्चा थोड़ा यूज टू हो जाए। हैप्पी गैस लाफिंग गैस एक टेक्निक होती है जिससे बच्चा नोज से ब्रीथ करता है मास्क में, और उससे बच्चे को काफ़ी रिलैक्सेशन काम हो जाता है। ये कोई बेहोश करने की टेक्निक नहीं है, हम कोई एनेस्थीसिया नहीं दे रहे हैं, वो सब चीज़ें हम हॉस्पिटल में करते हैं, बट ये चेयर साइड होता है और हर स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट जो लाफिंग गैस में ट्रेंड हो वो ये करते हैं। ये कई साल 100 सालों से चल रहा है। इंडिया में बहुत अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, अभी भी कुछ चुनिंदा सेंटर्स है जहाँ पे ये टेक्निक अवेलेबल है या डॉक्टर्स बहुत अच्छे से उसको कर पाते हैं। हम काफ़ी टाइम से ही कर रहे हैं और मैं इसको एज एजुकेटर भी अवेयर करता हूँ, मैं लेक्चर्स लेता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये गैस बच्चों को काम में रिलैक्स करती है। उसके बाद हम स्ट्रैटेजी वाइज धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और हमने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, इवन आपके खुद के केस में, जब बच्चा एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेता है कि नहीं मुझे ये हर्ट नहीं कर रहा है, मुझे परेशान नहीं कर रहा है और मैं ये टेकअप कर सकती हूँ। हमने कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं जिसमें जो बच्चा चेयर पे बैठ भी नहीं रहा था या क्लिनिक में अंदर आ भी नहीं रहा था, वो लाफिंग गैस के बैठ के अंदर सारा ट्रीटमेंट फिनिश कराता है और बड़ा हैप्पी होके जाता है। पेरेंट्स भी बहुत काम रिलैक्स हो जाते हैं। सो in today's time we have all the techniques available, situations available, materials available, approaches available, and most importantly skills available to make the child treatment very comfortable and very pleasant. But again बहुत ज़रूरी है आप किसको दिखा रहे हैं और कहाँ दिखा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स डॉक्टर, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ, तभी मैंने आपके लिए भी ये वर्ड्स कुछ यूज़ किए, ब्रेव, फ्रेंडली, स्किलफुल, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप जहाँ भी अपने बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं वहाँ उस एक्सपर्ट का, इन सब स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर संचित, ये तो मेथड्स की हमने बात करी, इन सब चीज़ों की, कुछ मैं देखती हूँ आप मेडिसिन्स भी अप्लाई करते हैं टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, या टीथ को प्रोटीन्स या कैल्शियम, कुछ ऐसे ही न्यूट्रिशंस टीथ को देने के लिए। ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। एक्चुअली हमारे सोसाइटी में धारणा है कि जैसे बच्चे के दांत खराब होते हैं इसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी तो नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि कैल्शियम की कमी बॉडी में होगी, दांतों में नहीं होती है। बट हाँ, जब बच्चों के दांत खराब होते हैं सबसे पहले कैल्शियम रिजॉल्व होता है, लेकिन वो दांतों में, बॉडी में नहीं। तो जो भी हम टेस्ट पेस्ट के बारे में बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो फ्लोराइड है। फ्लोराइड टूथपेस्ट ही है जो दांतों को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा कुछ और मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी आते हैं, जैसे मैंने आपको हमने दिखाया था। वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट में कैल्शियम होता है जो लोकल लेवल पे हम अगर लगाएं तो वो दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है।
आजकल हम एक बहुत कॉमन चीज़ देख रहे हैं जिसमें बच्चों के परमानेंट मोलर्स, पीछे वाले आखिरी वाले जो आते हैं 6-7 साल की उम्र में, या परमानेंट फ्रंट टीथ जो होते हैं, उनमें कुछ वाइट स्पॉट्स या कुछ धब्बे से आते हैं जिसकी वजह से वो दांत वीक होते हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। उनमें भी अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लें या फिर आप अपनी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की केयर में हैं, तो वो आपको एक कुछ स्पेशलाइज स्पेस बता सकते हैं जिससे वो दांत का डैमेज ज़्यादा ना हो। अगेन कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप किसी के टच में कांस्टेंट रहें। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हम अपने बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि पेरेंट और टीचर के बीच में मीटिंग हो रही है पता करने के लिए कि बच्चे की प्रोग्रेस ठीक है, ट्रैक ठीक है। ये सेम रिलेशनशिप हमारा पेरेंट्स के साथ होना चाहिए कि आप जो घर पे कर रहे हैं वो ठीक है, हम बता पाएंगे, और हम जो आपको गाइड करें वो आप घर पे कर सकें। ये रिलेशनशिप से हम बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे चैलेंजेस बचा सकते हैं। ब्रोकन टीथ की मैं प्रॉब्लम यूजुअली बच्चों में देखती हूँ। कई बार तो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं तो बच्चों को होता है, लेकिन यूजुअली बच्चों के दांत अचानक से ही टूट जाते हैं कि दूध के दांत हैं टूट जाएंगे, लेकिन उनको निकालना क्यों ज़रूरी है? दूध के दांत हैं टूट जाएंगे। इसमें हम तो आखिरी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कब, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट जो ये बोलते हैं उनको ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पता होता कि कब। हर दांत की अपनी एक टाइमलाइन होती है। दूध के दांत आने स्टार्ट होते हैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से लेकर 2.5 साल, 3 साल तक, लेकिन उनके जो जाने की एज होती है वो 9, 10, 11, 12 तक होती है। 6-7 साल पे सिर्फ फ्रंट के 2 दांत जाते हैं जिनका रोल बहुत कम होता है, लेकिन पीछे के दांतों का बहुत लंबा तक रोल होता है। तो वो दांत कम से कम 10 साल तक रहते हैं। जब हम बोलते हैं कि दांत एकदम से टूट गए, हमें समझना पड़ेगा कि दांत एक्चुअली पहले से ही वीक थे, और वो जैसे हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ दीवार है वो पहले से कच्ची हुई है और वन फाइन डे बारिश आई या तूफान आया, वो दीवार ढह गई। तो अगेन वो एक दिन का काम नहीं होता, वो कई सालों का काम होता है जो हमें लगता है टूट गया है। हाँ, बहुत केसेस में जैसे बच्चे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं या ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है जहाँ पे चांसेस इंजरी हो, उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है एक चीज़ होती है माउथ गार्ड। वो हम माउथ गार्ड दें, क्योंकि वो माउथ गार्ड प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम लोग हेलमेट पहनते हैं, जैसे हम लोग नी गार्ड पहनते हैं, जैसे हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं, दांतों के प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। हमारे कोचेज़, हमारे एकेडमी, हमारे स्कूल में ये बात होनी चाहिए कि हम दांतों को प्रोटेक्ट कैसे करें, क्योंकि मेरे पास महीने में कम से कम 2 या 3 बच्चे ऐसे आते हैं जो इमरजेंसी में दांत, परमानेंट दांत, मिल दांत नहीं, तोड़ के लाते हैं, और डिस्पाइट हम उनको बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उन दांतों की प्रोग्नोसिस या लाइफ कम हो जाती है एज़ यूजुअल टू। बहुत ही कॉमन सवाल है और ये शायद हर उस पेशेंट की चिंता होती है जो डेंटिस्ट के पास जाता है। डेंटल केयर बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है या बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट को रिजनेबल बनाया जाए कि लोगों के लिए अप्रोचेबल हो। बिल्कुल, हम खुद मानते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि डेंटल में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सिर्फ वो एक मटेरियल या एक क्राउन या एक ट्रीटमेंट नहीं होता है। डेंटल चेयर्स, पूरी जो डेंटल इंडस्ट्री है उसमें सब चीज़ों की प्राइसिंग होती है। हमें कई सारे स्टाफ को हायर करना होता है, जगह का इन्वॉल्वमेंट होता है, कई सारे लाइसेंसेस होते हैं, स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव होता है, तो वो एक अपनी प्राइसिंग होती है। और क्योंकि ये मार्केट थोड़ा अनरेगुलेटेड है कि हर टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, सो कुछ एक रीजनेबल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स बाहर से भी आते हैं। मेड इन इंडिया चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है, तो काफ़ी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होके आते हैं। सो हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हमें ही लेने पड़ते हैं। बट मुद्दे की बात ये है कि हम ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं, हमें ये ट्रीटमेंट तभी कॉस्ट तभी आती है जब हमें एक्सपेंसिव चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर हम फोकस प्रिवेंशन पे करें तो हमारे यहाँ पर अगेन एक फेमस फ्रेज़ है कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, नेगलेक्ट एक्सपेंसिव है। सो अगेन हमारा फोकस प्रिवेंशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत सारा ट्रीटमेंट लेके हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो सब चीज़ें अकाउंट में हो जाती है। सो बट हाँ, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स आएँ, क्योंकि कई बार वॉल्यूम का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी भी हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो लिमिटेड वे में आते हैं, हम कई सारे पेरेंट्स से मिलते हैं, बट अल्टीमेटली वो नहीं ट्रीटमेंट कराते हैं और फिर वो ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ती जाती है। सो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ती है, ट्रीटमेंट कॉस्ट स्टार्टिंग से बड़ी नहीं होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर संचित। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सवालों से और आपके जवाब से हमारे कई व्यूअर्स को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। केयर महंगी नहीं है, ट्रीटमेंट महंगा है, तो केयर शुरुआत से ही कीजिए। इस बात का ख्याल रखिए कि बच्चों के दांत खराब ही ना हो, और बच्चों के दूध के दांत का ख्याल भी रखना आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है जैसे उनकी बाकी चीज़ों के ख्याल रखने की जिम्मेदारी है। उम्मीद करती हूँ ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बातचीत को आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस बातचीत।